कल की क्लासेज जो चली थी वो आयनिक कंपाउंड पे था, जो प्रॉपर्टीज समझ रहे थे। बेसिक उस प्रॉपर्टीज को आज फिर से अगेन एक बार पढ़ देता हूँ और जो बेसिक नोट डाउन है वो कर लेना। तो बेसिक कल जो पढ़े थे वो था आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वो यूजली क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ करता था, मतलब सॉलिड के फॉर्म में हुआ करता था, जिसका नेचर बेसिक हार्ड और ब्रिटल टाइप का था, मतलब चकनाचूर का नेचर था। तो बेसिक आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो हम लोग समझ चुके थे कि ये तुम्हारा क्या था बेसिक, कि ये क्रिस्टल सॉलिड था, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में था। दूसरा अगर बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट था और बॉइलिंग पॉइंट था वो दोनों हाई था, क्योंकि अगर हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड आर नॉन वोलेटाइल। आयनिक कंपाउंड वोलेटाइल नहीं होता है, याद याद रखना इसको। आयनिक कंपाउंड वोलेटाइल नहीं होता है, तो आयनिक कंपाउंड आर नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कब? जब वो मेल्टेड हो, मेल्ट हो चुका हो या वाटर में सोल्यूबल हो चुका हो, उस कंडीशन पे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। क्रिस्टल के फॉर्म में है तो उस टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वो वाटर में सोल्यूबल होता है। आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल बट इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट करने का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डिसल्फाइड हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया, केरोसिन हो गया। तो ये सब जो तुम्हारा आ गया वो कार्बन का बेसिक बात कर सकते हैं, कार्बन का टर्म है। आगे बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड आर इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो भी बात की है। एग्जांपल के तौर पे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेसिक एसीटोन हो गया, कार्बन डिसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब टर्म। आज जो पढ़ना है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ना है कि कैसे फॉर्म करता है, क्या टर्म है। तो बेसिक कोवैलेंट होने का सिंपल सा मतलब है कि ये इसमें जो इन्वॉल्व होगा दो नॉन मेटल्स होगा। पहली बात तो दो नॉन मेटल मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें ट्रांसफरिंग नहीं होगा, उसमें शेयरिंग होगा, उसमें शेयरिंग होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयर किया जाएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले ले, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन ले लिए और सल्फाइड सल्फर ले लिए, जब दोनों आपस में मिल रहा है तो कोवैलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो बेसिक ये लिक्विड और गैसियस कंडीशन में रहता है, और कुछ है जो उसमें सॉलिड के कंडीशन में रहेगा। आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे उस टाइम वो सॉलिड के फॉर्म में होता था। क्रिस्टल सॉलिड मतलब क्या, ठोस की अवस्था में रहेगा। वही कोवैलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो वो या तो लिक्विड की अवस्था में रहेगा या गैसियस की अवस्था में रहेगा कोवैलेंट कंपाउंड। कुछ सम कुछ है जो सॉलिड के फॉर्म में भी होता है, कुछ ही। लेकिन बेसिक बात करेंगे तो बेसिक वो या तो सॉलिड के फॉर्म में, सॉरी, या तो लिक्विड के फॉर्म में होगा या गैसियस के फॉर्म में होगा। कुछ सॉलिड के फॉर्म में, ऐसा नहीं कि सॉलिड के फॉर्म नहीं होता है, कोवैलेंट होता है, कुछ होता है। कौन कौन होता है वो बात करेंगे अभी बेसिक। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम अल्कोहल की बात कर ले, ईथर की बात कर ले, बेंजीन की बात कर ले, कार्बन डिसल्फाइड की बात कर ले, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर ले, ब्रोमाइन की बात कर ले, ये सभी लिक्विड है। ब्रोमाइन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। ब्रोमाइन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। जैसे मेटल में भी, मेटल हमेशा ठोस के फॉर्म में रहता है, मेटल हमेशा ठोस के फॉर्म में रहता है, लेकिन उसमें भी कुछ है जो रूम के टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है। आगे बात करेंगे, मीथेन हो गया CH4, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, क्लोरीन, ये सभी गैस के फॉर्म में रहता है। आगे जो सॉलिड के फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज सॉलिड के फॉर्म में, केन शुगर, यूरिया, नैप्थलीन, आयोडीन, ये सभी सॉलिड कोवैलेंट कंपाउंड, ठोस कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इथेन का, इथाइन का, मीथेन का, ये सब अगर हम बेसिक बात करें सब गैस है। वही ग्लूकोज हो गया, केन शुगर, यूरिया, नैप्थलीन, आयोडीन, ये सभी सॉलिड कोवैलेंट कंपाउंड, ठोस होता है। अब एक टर्म है, जैसे बायो में जब सेल्स चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, बायो का एक सेल्स चैप्टर है, उस वजह से बात करते हैं। तो जब हम लोग सेल्स चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक प्लांट सेल भी होता है और एनिमल सेल भी होता है। दो सेल, एक प्लांट सेल एंड एनिमल सेल,
दोनों में बहुत सारा पार्ट्स भी आता है सेल के अंदर। जैसे अगर हम रिस्पिरेशन की बात कर रहे हैं और ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं, तो रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बहुत सारा चीज डिफरेंसेस है। बेसिक आज केमिस्ट्री था, बेसिक आज कुछ बायो के टर्म में पढ़ लेते हैं, सेल्स में। जैसे अगर हम लोग बेसिक बात करेंगे तो सेल्स में क्या होता है, कोशिका हुआ, जब बहुत सारा सेल्स आपस में मिला दैट्स फॉर्म टिश्यू, देन टिश्यू बहुत सारा मिला फॉर्म करेगा ऑर्गेन, ऑर्गेन फॉर्म करेगा, और बहुत सारा ऑर्गेन्स मिल गया तो ऑर्गेन सिस्टम, तो बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिल गया तो तुम्हारा एक इंडिविजुअल जो बॉडी होता है वो निर्माण कर लेता है। तो जस्ट लाइक वही बोला गया कि अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारा टर्म है। कैसे कैसे टर्म है, क्या क्या टर्म होगा, कैसे समझना है इस चीज को, काफी आसान है। सेल चैप्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम लोग ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, ब्रीथिंग का जब सिस्टम चल रहा होता है, तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। वहीं रिस्पिरेशन की बात करेंगे तो एक केमिकल प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस और रिस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग का सिंपल होता है जब हम इनहेल किए, एक्सहेल किए, मतलब ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट कर रहे हैं, सिंपल सा ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये मेरा ब्रीथिंग में सिंपल सा प्रोसेस और कुछ नहीं। ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, खत्म। इनहेल या इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर नोन एज ब्रीथिंग, दिस प्रोसेस नोन एज ब्रीथिंग। रिस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, रिस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। कहने का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे एनर्जी का प्रोड्यूस होता है एंड ब्रेक डाउन होता है फूड का। फूड इज ऑक्सीडाइज्ड देन ब्रेकिंग डाउन, फूड का टूटना, ब्रेक डाउन करना, जो ग्लूकोज का है उसका टूटना। तो रिस्पिरेशन के दौरान जो अगर हम बेसिक बात करेंगे तो उससे हमें एनर्जी फील हो रहा है। अब इसका क्या मतलब हो रहा है कि हम ब्रीथिंग में एनर्जी फील नहीं हो रहा है, ये एक प्रोसेस है, और रिस्पिरेशन भी एक प्रोसेस है जिससे हम सांस ले रहे हैं, लेकिन एक में एनर्जी इवॉल्व हो रहा है और एक में एनर्जी इवॉल्व नहीं हो रहा है। ब्रीथिंग की बात करेंगे तो इसमें जो इन्वॉल्व होता है लंग्स, वो तुम्हारा बेसिक लंग्स इन्वॉल्व होता है। ब्रीथिंग में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है वो तुम्हारा क्या है, लंग्स। ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होता है लंग्स। रिस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, रिस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, क्या टर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। बेसिक अगर हम कोई सेल्स पढ़ रहे होते हैं तो सेल्स में बहुत सारा पार्ट आ गया, उसी का एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और रिस्पिरेशन की घटना में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल को हिंदी में कोशिकांग बोला जाता है। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग हम समझ सकते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है, बॉडी का पार्ट्स होता है, उसी तरीके से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब कोशिकांग, कोशिका का अंग है, एक सेल्स का एक पार्ट है। और जब हम लोग सेल्स पढ़ रहे होते हैं, क्लास 9 का एक टर्म है सेल्स चैप्टर में, जब पढ़ोगे तो पता होगा। जब हम लोग सेल्स पढ़ रहे होते हैं, इसमें बहुत सारा पार्ट होता है। न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स, फिर बाहर गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बहुत सारा पार्ट होता है। और जब हम ये सेल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो इसमें एक एनिमल सेल बढ़ जाता है और एक प्लांट सेल बढ़ जाता है, दो दो सेल, आगे और भी सेल होता है। और बेसिक अगर हम बात करेंगे, अगर हम कोई भी प्लांट प्रोडक्ट ले रहे हैं या प्लांट प्रोडक्ट ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, या प्लांट प्रोडक्ट है, तो वो बेसिक उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। प्लांट प्रोडक्ट हुआ ही मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है। और जो एनिमल प्रोडक्ट होता है या एनिमल से हम कंज्यूम किए या एनिमल से लिए हैं, वो प्रोटीन होता है, लगभग प्रोटीन होता है, लगभग प्रोटीन होता है। एनिमल्स से जो ले रहे हैं, जो भी चीज लिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सिल्क की बात कर रहे हैं तो सिल्क वर्म से लिए ना, तो प्रोटीन लिए, सिल्क साड़ी प्रोटीन हो गया वो।
और जो प्लांट से ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट। हम लोग प्लांट्स की बात कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं ना, शुगर हो गया, स्टार्च 2 टाइप्स हो गया, और भी बहुत सारा टाइप्स है। एक सिंपल शुगर, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो प्लांट मतलब ही तुम मुझसे क्या ले रहे हो, बेसिक कार्बोहाइड्रेट, और एनिमल से तुम्हारा प्रोटीन। तो बेसिक हमारा, अगर हम बेसिक बात करेंगे, जब लोग सेल्स पढ़ रहे होते हैं तो सेल्स का काम ही होता है कि प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन मेकिंग करता है। सिंपल सा टर्म समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स का सिंपल सा काम है प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन बनाएगा, सेल्स प्रोटीन बनाता है। हम लोग अगर कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हम अपने मन से नहीं, वो सेल को चाहिए। खाना खा रहे हैं तो सेल को चाहिए, हमें नहीं चाहिए। सेल को मैंडेटरी होता है, सेल को चाहिए खाना। पानी पी रहे तो हमें नहीं, सेल को पानी चाहिए। तो जो भी मेरा एक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू सेल। अब हम सेल्स जब पढ़ रहे होते हैं तो सेल्स में, सेल्स का सिंपल सा काम होता है, एनिमल सेल्स का सिंपल सा काम होता है वो प्रोटीन को बनाएगा, और प्लांट सेल सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट। बात कर चुके हैं। तो एनिमल सेल्स का सिंपल सा काम है कि वो प्रोटीन को मेकिंग करेगा, प्रोटीन बनाएगा। अब ये प्रोटीन का प्रोसीजर कैसे कैसे होता है, बनने का बहुत सारा प्रोसेस है। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी भी आदमी को एक फैक्ट्री लगाना है, तो किसी चीज का फैक्ट्री को लगाना होता है तो उस कंडीशन पे वो क्या करेगा, एक जगह लेगा, उस जगह पे फैक्ट्री को लगाएगा। तो प्रोटीन का सिंपल सॉरी सेल्स का सिंपल वो प्रोटीन को बनाएगा। सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो सेल ऑर्गेनेल है, सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका सिंपल सा काम होता है कि वो प्रोटीन बनाने के लिए वो सेल को एनर्जी देगा। प्रोटीन बनाने के लिए सेल को एनर्जी देने का काम करता है। जैसे ट्रांसफार्मर होता है, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल्स को जो प्रोटीन बनेगा वो तब बनेगा जब लाइट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो वो एनर्जी का काम करता है, पावर सप्लाइंग का काम करता है, पावर देने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनिमल में भी अगर हम बेसिक बात करेंगे तो एनिमल में भी माइटोकॉन्ड्रिया का वही काम होता है, वो हमें एनर्जी देगा। आगे अगर हम बेसिक बात कर ले तो एक गोल्गी बडीज हो जाता है उसमें, राइबोसोम, लाइसोसोम। जैसे सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को बोला जाता है। अब इसे क्यों बोला जाता है लाइसोसोम को आत्महत्या थैली, रीजन क्या है, राइबोसोम क्या होता है। तो प्रोटीन जो बनाता है, प्रोटीन जो बनाएगा, वो हुआ सॉरी राइबोसोम। जैसे वर्कर का काम करता है राइबोसोम, प्रोटीन को मेकिंग करने का काम करता है, बनाने का काम करता है, वर्कर हुआ। और गोल्गी बडीज जहां भी जरूरत होता है तो उस जो प्रोटीन बनाया है वो उस जगह पहुंचाने का काम करेगा गोल्गी बडीज। ट्रांसफर का मतलब एक गाड़ी का काम करेगा, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है गोल्गी बडीज। तो जब रिस्पिरेशन टर्म पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे जो हमें एनर्जी मिलता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है उसमें। रिस्पिरेशन दर माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है। हर टर्म आपस में एक दूसरे से रिलेट करता है। तो सेल्स जो टर्म है वो टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। जब नाइन्थ सॉरी 10th की जब रिप्रोडक्शन चैप्टर जो आ रहा है, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, वेरिएशंस क्या होता है, इवोल्यूशंस क्या होता है, उसके बारे में समझना है। तो वो एक बायो के चैप्टर में कर लूंगा। तो बेसिक अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे मिथेन, इथेन, इथाइन, ये सभी चैप्टर का सबसे मेन टर्म है कार्बन का, जो हर पार्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो कोवैलेंट अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो बेसिक ये लिक्विड या गैसियस होता है। अब ये लिक्विड या गैसियस क्यों होता है, कोवैलेंट कंपाउंड लिक्विड या गैसियस इसलिए होता है क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड हुआ करता था उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता था वो स्ट्रांग हुआ करता था। रीजन था अपोजिटिवली चार्ज्ड,
आयंस का अपोजिट, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक मात्रा में काम कर रहा था। लेकिन इस जगह पे अगर हम बेसिक बात करेंगे कोवालेंट में, ये लिक्विड और गैसियस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग का काम होता है। और शेयरिंग के काम में अगर हम बेसिक बात करेंगे तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से ही कोवालेंट कंपाउंड, बेसिक जो हम बात करेंगे नेचर का, या तो लिक्विड होगा या गैसियस होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। बेसिक टर्म में कुछ सॉलिड भी होता है। आगे दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कि दूसरा जो प्रॉपर्टीज है इसका, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया कि कार्बन कंपाउंड जो है वो बेसिक या तो लिक्विड होगा गैसियस होगा। क्यों? क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, शेयरिंग करता है। शेयरिंग कर रहा है तो किसी के पास अपना पर्सनल नहीं है, वो दूसरे पे टिका हुआ है। ये इस पे टिका हुआ है और ये इस पे टिका हुआ है, तो यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसीलिए या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा, मतलब फ्लूइड अवस्था में होता है, रिजिडिटी नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज कोवालेंट, जैसे वहां पे आयनिक कंपाउंड में पढ़ रहे थे कि उसका जो बेसिक टर्म था हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे अगर हम बेसिक पढ़ेंगे तो कोवालेंट कंपाउंड जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। दोनों पॉइंट लो होता है क्योंकि फ्लूइड अवस्था में है ना, टूट बहुत जल्द, मतलब वो रिजिडिटी क्यों हुआ? क्योंकि वो ठोस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। तो सॉलिड अवस्था में होने के कारण उसको टूटने तोड़ने के लिए लॉट्स ऑफ एनर्जी हमें उसे देना पड़ेगा, अधिक मात्रा में एनर्जी उसको देना पड़ेगा, तब वो टूटेगा। यहाँ पे ये लिक्विड या गैसियस अवस्था में पहले से ही है, तो इसे तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में हमको नहीं देना है एनर्जी, कम ही एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा बहुत जल्दी। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग नेपथलीन ले लेते हैं तो नेपथलीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बॉइलिंग पॉइंट बात करेंगे तो वो 77 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट कम? क्योंकि ये या तो फ्लूइड अवस्था में, या लिक्विड या गैसेस में होगा। फ्लूइड का दो टाइम, एक लिक्विड और एक गैस, और इसे टूटने के लिए लॉट्स ऑफ एनर्जी में देना ही नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो कहने का मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्ज पार्टिकल्स तो है नहीं कि आपस में एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दैट्स रीजन। आगे बात करेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड आर मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड इज वेरी वीक। Only a small amount of heat energy is required to break this weak molecular force, due to which the covalent compound have low melting point and low boiling point, जो अभी सबसे पहले ऊपर में बात की है हम लोग। अगर हम बात करेंगे कुछ कोवेलेंट सॉलिड भी है, जो हम लोग बात किए थे, कुछ कोवेलेंट सॉलिड भी है, जैसे हम बात कर सकते हैं डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सबका वेरी हाई। तो सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड जो होता था तो सॉलिड था, तो मेल्टिंग, अगर एग्जाम में आया कि या तो डायमंड या ग्रेफाइट, मतलब कार्बन का ही दो एलोट्रॉप्स, एक तीसरा एलोट्रॉप भी बकमिंस्टर फुलरेंस, तो बेसिक ये उस पर तो इन्वेस्टिगेटेड चल रहा है, खोज जांच पता चल रहा है, उसके बारे में उतना अधिक नॉलेज है नहीं। दो तो हम लोग सेंचुरी से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, एक कार्बन का दो इलेक्ट्रॉन, एक ग्रेफाइट और दूसरा डायमंड। तो ये सॉलिड की अवस्था में होता है, और सॉलिड की अवस्था में मतलब कोवेलेंट, मतलब सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड है, और सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड है तो क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट लो पॉइंट कम होगा? नहीं, हाई होगा। अब पूछा हाई क्यों होगा? क्योंकि सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा इसका, दैट्स रीजन। नेक्स्ट, कोवेलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो जैसे वहां पे आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल था, आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल था, बट आयनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आ रहा था ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, केरोसिन आ रहा था, ईथर आ रहा था, बेंजीन आ रहा था, अल्कोहल आ रहा था, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डिसल्फाइड, ये सब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं? कार्बन बेस्ड कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो वहां पे आयनिक कंपाउंड वाटर में ही सोल्यूबल होता था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं हुआ करता था। इसका ये अपोज करेगा, कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल होगा, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब नैप्थेलिन की बात करेंगे, वाटर में हम डाल दिए तो ये इनसोल्यूबल होगा, वही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दो तो ये घुल मिल जाएगा। तो कोवैलेंट कंपाउंड आर यूजुअली इनसोल्यूबल इन वाटर बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सिंपल से अगर हम बात करेंगे, नैप्थेलिन इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर। नैप्थेलिन की बात करेंगे, वाटर में डालेंगे तो ये घुलेगा मिलेगा नहीं, वही ईथर में डाल दिए तो ये आराम से घुल मिल जाएगा उसके साथ। तो आगे हम लोग को पढ़ना है कि एक, कल भी बात किए थे कि एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, एक नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, इस पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो बेसिक द पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कल भी बोले थे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अमोनिया आर सोल्यूबल इन वाटर। जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बेसिक याद रखना, जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड का है दो टाइप्स, एक पोलर एक नॉन पोलर। तो पोलर कोवैलेंट HCl एक कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। तो HCl और अमोनिया की बात करेंगे, ये वाटर में ये दोनों पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है और ये दोनों वाटर में सोल्यूबल है, दोनों में वाटर में घुल मिल जाता है। तीसरा जो वहां पे पढ़ रहे थे कि आयनिक कंपाउंड जो था वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा था, व्हेन देन जब वो मेल्टेड के कंडीशन में हो, मेल्ट हो या वाटर में सोल्यूबल हो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, दैट्स लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में ना हो। तो कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस मींस दैट द कोवैलेंट कंपाउंड, तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट होगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? तो आयनिक कंपाउंड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। व्हाई? बिकॉज इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तीसरा, अब ये रीजन क्यों है कि उससे फ्लो करेगा इससे फ्लो नहीं करेगा, इसका बेसिक सा रीजन क्या बोल सकते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड से क्यों नहीं करेगा और आयनिक कंपाउंड से क्यों करेगा? तो बेसिक सा रीजन है कि कोवैलेंट कंपाउंड से इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये आयंस के फॉर्म में नहीं होता है, आयंस में टूटा हुआ नहीं रहता है। जैसे वहां पे आयनिक में कंपाउंड में आयन रहता है ना, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, आयन के फॉर्म में रहता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयंस, इसके पास आयंस नहीं होता है इसलिए वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता है। जैसे में अगर हम बात करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, ग्लूकोज की बात करेंगे, ये सॉलिड का फॉर्म में होता है, केन शुगर ये भी सॉलिड के फॉर्म में होता है, यूरिया ये भी, अल्कोहल कार्बन टेट्राक्लोराइड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयंस, क्योंकि ये आयंस कंटेन नहीं करता है। तो क्यों नहीं कर रहा है? कुछ अगर हम बात करेंगे, बिकॉज दे, तो क्योंकि ये कंटेन नहीं कर रहा आयन तो इससे फ्लो नहीं करेगा। लेकिन कुछ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, पोलर हम बात कर चुके हैं कि पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में HCl और अमोनिया आ गया। तो सम पोलर कोवैलेंट, कुछ हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करेंगे, तो ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। रीजन क्या है? क्योंकि HCl कल भी बात की है कि H पे प्लस Cl पे माइनस, तो आयन तो आ गया ना, और कोवैलेंट है लेकिन आयन आ चुका है, आयन है, आयन कंटेन करता है अपने में, तो इसलिए HCl से पास करेगा, कोवैलेंट कंपाउंड से पास नहीं करता, इलेक्ट्रोलाइट होता है।
लेकिन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जिसको HCl की बात करेंगे तो इससे पास करता है, क्योंकि इसके पास आयन कंटेंट करता है अपने में। और अगर हम बात करेंगे, और इससे हमें यह पता चलता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करता है और बनाएगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा कंटेनिंग आयन। कहने मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करेंगे, केमिकली रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, HCl वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा और अपने में कंटेनिंग क्या करेगा, आयंस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी अपने में से। नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर है क्लास 10th का कार्बन और इट्स कंपाउंड, इसका क्लास होगा। आज की क्लास में यहीं तक, थैंक यू।